गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर प्रकाश की प्रकृति। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्जाम पर्पस, एकल स्लिट के लिए फ्रॉनहोफर विवर्तन। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर विवर्तन पढ़ा था। फ्रॉनहोफर विवर्तन में हमने पढ़ा था कि अगर अवरोधक की दूरी स्रोत और पर्दे से इनफाइनाइट होती है, असीमित होती है, अनंत होती है, तो उस कंडीशन में फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। तो यहां पर अब हम किसी एकल स्लिट के लिए फ्रॉनहोफर विवर्तन का अध्ययन करेंगे। तो हम पहले कुछ कंसिडरेशन करते हैं, समझिएगा। हम यहां पर एक प्रकाश का स्रोत लेते हैं, सपोज एस। ये हमने एक प्रकाश का स्रोत लिया और इससे बहुत अधिक दूरी पर, यानी एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पर क्या रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर एक पर्दा रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखा हुआ है। हमें कहते हैं यहां पर कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा हुआ है एक्स वाई। तो हमने क्या कहा यहां पर कि हमारे पास में एक स्रोत S है और इस स्रोत S से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, एक स्क्रीन रखा हुआ है, एक पर्दा रखा हुआ है। ठीक है। अब अगर इस स्रोत से जो लाइट है, वो लाइट अगर इस स्क्रीन की ओर जाएगी तो वो इस स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाएगी। इस स्क्रीन तक क्यों नहीं पहुंच पाएगी? क्योंकि इस स्क्रीन की इस स्रोत से दूरी बहुत अधिक है। इसके कारण से यह प्रकाश बीच में ही फैल जाएगा और बीच में फैल गया तो फिर ये स्क्रीन पर आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो अब अगर मुझे इसे स्क्रीन पर प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या देखना पड़ेगा? तो अगर मुझे इस प्रकाश को स्क्रीन पर प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो उत्तल लेंस करता क्या है? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करता है, उन्हें किसी बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है। तो कन्वर्जिंग का काम कौन कर रहा है? यहां पर उत्तल लेंस करता है। तो यहां पर हमने ये कहा कि हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत S है और इस प्रकाश स्रोत S से इस तरह से ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही हैं। ठीक है। और ये प्रकाश की किरणें यहां तक नहीं पहुंच पा रही। यहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि यहां पर जो स्क्रीन है वो बहुत अधिक दूरी पर है। तो बहुत अधिक दूरी पर होने के कारण से हम क्या करते हैं, इन प्रकाश किरणों के मार्ग में हम एक कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम एक उत्तल लेंस लगाते हैं। तो जब हम यहां उत्तल लेंस लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उत्तल लेंस लगाने पर हुआ क्या। उत्तल लेंस लगाने पर अगर मैं यहां उत्तल लेंस लगाता हूं तो इनकी कन्वर्जिंग बहुत पहले हो जाएगी, बहुत पहले कन्वर्ज हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, दो उत्तल लेंस हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक उत्तल लेंस लिया यहां पे, दिस वन, इस तरह से ये एक उत्तल लेंस हमने यहां कंसीडर कर लिया। ठीक है। ये उत्तल लेंस हो गया आपका, ये इसका प्रकाशिक अक्ष हो गया। ये हम यहां पर एक उत्तल लेंस कंसीडर करते हैं। ये उत्तल लेंस हम यहां कंसीडर करते हैं इस तरह से। ये उत्तल लेंस हमने यहां कंसीडर किया। ये इसका क्या हो गया आपका प्रकाशिक अक्ष। ठीक है। और इस उत्तल लेंस के समीप ही हम एक स्लिट को इमेजिन करते हैं, एकल स्लिट। एकल स्लिट जिसे हम कहते हैं, एकल स्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें से प्रकाश को बाहर निकलने के लिए केवल एक ही मार्ग है, इसलिए इस स्लिट को बोला जाता है एकल स्लिट। क्या बोलते हैं इस स्लिट को हम? एकल स्लिट, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ ये एक ही मार्ग है। ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर ये एक एकल स्लिट को रखते हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि प्रकाश आया, प्रकाश आकर सबसे पहले एक लेंस हमने यहां रखा, एक लेंस हम यहां रखते हैं। इस तरह से ये एक लेंस हमने यहां रख दिया, ये भी उत्तल लेंस है। ठीक है। अब यहां से ये प्रकाश की किरणें जो हैं, ये जो प्रकाशिक अक्ष से गुजर रही थी वो तो सीधी पहुंच गई। ठीक है। वो तो सीधी कहां पहुंच गई आपकी, इस बिंदु ओ पर, जो भी हम कंसीडर करते हैं यहां पर, तो इसे हम बिंदु ओ कंसीडर कर लेते हैं। वो तो सीधी यहां पहुंच गई। अब प्रकाश की कुछ किरणें जो इस स्रोत से निकल रही थी वो यहां से
इस उत्तल लेंस पर गिरी, उत्तल लेंस पर गिरने के बाद में इनका कन्वर्जन हुआ, ठीक है, और यह समतल तरंगाग्र WW डैश के रूप में किस पर जाकर आपतित हुई? स्लिट पर, एकल स्लिट पर जाकर ये प्रकाश की किरणें WW डैश के रूप में जाकर इस पर आपतित हुई, ठीक है। इस स्लिट से गुजरने के बाद में अगर हम ये मानते हैं कि इन स्लिट से कोई विवर्तन नहीं हुआ, सपोज फर्स्ट कंडीशन हम क्या मानते हैं कि इस स्लिट से कोई विवर्तन नहीं हुआ, तो जब इस स्लिट से अगर कोई विवर्तन नहीं होगा तो ये प्रकाश की किरण एकदम सीधी जाएंगी, सीधी जाकर इस लेंस पर आपतित होंगी, और इस लेंस पर आपतित होने के बाद ये लेंस कौन सा? उत्तल लेंस, ये इन्हें कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके किस बिंदु पर मिला देगा? O बिंदु पर। कौन से बिंदु पर मिला देगा आपको? O बिंदु पर। तो यहां पर आपको एकदम चमकीला स्फोट प्राप्त होगा जिसे हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हम? केंद्रीय उच्चिष्ट। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि इन दोनों का जो पथांतर होगा बिंदु O पर, वो पथांतर क्या रहेगा? शून्य। एक चीज और कि जो आप यहां पर ये एकल स्लिट ले रहे हैं, इस एकल स्लिट का जो आकार है, आकार मतलब यूं कह सकते हैं इसकी चौड़ाई बोल सकते हैं, ये चौड़ाई सपोज दैट हमने मानी इसकी चौड़ाई है a, तो इसकी जो चौड़ाई a है वो इस पर आने वाली प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य की कोटि की है। तो यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि विवर्तन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है कि जो प्रकाश आप आपतित कर रहे हो उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उस अवरोधक के आकार के कोटि के बराबर होनी चाहिए, तभी विवर्तन हो पाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। हमने सबसे पहले एक स्रोत S लिया, इस स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरण को हमने एक लेंस L1 पर, जो उत्तल लेंस है L1 पर आपतित किया। आपतित करने के पश्चात यह समतल तरंगाग्र WW डैश के रूप में किस पर जाकर गिरी? स्लिट AB पर। स्लिट AB पर गिरने के पश्चात यहां से ये सीधी गुजरी, बिना विवर्तित हुए सीधी गुजरी, और सीधी गुजरकर उत्तल लेंस एक और रखा हुआ है L2, इस पर हमने इसको आपतित किया, यहां से कन्वर्ज हुए, कन्वर्ज होकर कहां पहुंच गई? पर्दे के बिंदु O पर, और पर्दे के बिंदु O पर हमें क्या प्राप्त हो गया? केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। अब केंद्रीय उच्चिष्ट के जो दोनों ओर हैं वो एकांतर क्रम में, यानी जैसे केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हुआ तो इन दोनों के दोनों ओर एकांतर क्रम में पहले निम्निष्ट मिलेंगे, यानी काले धब्बे, फिर चमकीले धब्बे, फिर काले धब्बे, फिर चमकीले धब्बे। तो इस प्रकार का प्रतिरूप हमें प्राप्त होगा। जैसे अगर हम हमारे हाथ को इस तरह से फैलाकर प्रकाश को सामने से डालते हैं तो जहां जहां पर ये फिंगर आएंगी वहां तो काली छाया बनेगी, और जहां ये बीच का गैप है वहां कैसा बनेगा? चमकीला भाग बनेगा। तो इसी तरह से यहां पर इस पर्दे पर हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर हमें कैसे धब्बे प्राप्त होते हैं? काले धब्बे एकांतर क्रम में, फिर चमकीले, फिर काले, फिर चमकीले, इस तरह से हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि सपोज प्रकाश की किरण, ये तो है ही नहीं कि भाई एक ही तरह से निकलेगी, प्रकाश की तो और भी किरणें निकलेंगी यहां से। तो हमने ये कहा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाश की किरणें इस बिंदु से यहां से ये इस तरह से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, जितने एंगल पे ये इंसिडेंस हुई है उतने ही एंगल पे ये इंसिडेंस हो जाएगी। तो थीटा एंगल पे ये विवर्तित होती है किनारों से, और किनारों से विवर्तित होकर कुछ इस तरह का यहां P बिंदु पर प्रतिरूप बनाती है। कितने एंगल पे विवर्तित हुई है? थीटा एंगल पे। हमने विवर्तन माना कितने एंगल पे? थीटा। दोनों समान थीटा एंगल पर विवर्तित होती हैं और विवर्तित होकर बिंदु P पर मिलती हैं या बिंदु P पर विवर्तन प्रतिरूप बनाती हैं। अब बिंदु P पर बनने वाला विवर्तन प्रतिरूप कैसा होगा यह हमें निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर जो इसके सिद्धांत की बात करते हैं उस सिद्धांत में हम ये कहते हैं कि जब हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत दिया था तो तरंग सिद्धांत के आधार पर उसने ये कहा था कि प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत के समान कार्य करता है। तो यहां पर जो ये WW डैश समतल तरंगाग्र आया, इस समतल तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक स्रोत के समान कार्य करेगा और उससे द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर उत्सर्जित होंगी। यही कहा उसने, ठीक है। उसने ये बताया कि ये तरंगें सबसे पहले लेंस L2 द्वारा पर्दे O पर मिलती हैं,
पर्दे ऊपर मिलती हैं वहां पर कौन सा प्रतिबिंब बनाती है, चमकीली या केंद्रीय उच्चिष्ट बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि यहां पर पथांतर क्या है, शून्य। पथांतर शून्य होने के कारण से कलांतर शून्य होगा और चमकीला प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और यही विवर्तन का क्या कहलाता है, केंद्रीय उच्चिष्ट कहलाता है। अब हम ये कहते हैं कि यदि बिंदु पर्दे पर हम कोई बिंदु P कंसीडर करते हैं, कौन सा बिंदु P कंसीडर करते हैं, P कंसीडर करते हैं, तो जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो द्वितीयक तरंगिकाएं यहां पर, जैसे ये C है आपका, ठीक है, तो इस CO के सापेक्ष कितना एंगल क्रिएट करती हैं, थीटा एंगल वो क्रिएट करती हैं। ये भी थीटा से घूमेगी, ये भी थीटा से घूमेगी और ये भी थीटा से घूम जाएगी। ठीक है, तो थीटा एंगल क्रिएट करती है। अब यहां पर बिंदु P पर कौन सा फ्रिंज बनना, कौन सा विवर्तन होना चाहिए, उच्चिष्ट विवर्तन होना चाहिए या निम्निष्ट विवर्तन होना चाहिए, यह निकालने के लिए सबसे पहले हमें पथांतर निकालना पड़ेगा, क्योंकि विवर्तन और व्यतिकरण दोनों घटनाएं लगभग समान हैं। वहां भी हम पहले क्या निकालते थे, पथांतर, तो यहां भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पथांतर। तो पथांतर निकालने के लिए हम A से, बिंदु A से, जो आपका ये BK मान लेते हैं, इसको BK बोल देते हैं हम, तो बिंदु A से हम BK पर एक लंब डालते हैं। किस पर लंब डालते हैं, बिंदु A से BK पर एक लंब डालते हैं। तो ये एक लंब हमने BK पर डाल दिया और इसको नाम दे दिया AN। क्या नाम दे दिया, AN। दैट मीन्स अब हमारे लिए पथांतर कौन हो गया, ये हमारा डेल्टा X हो गया, जिसे हम पथांतर कहते हैं। तो हम यहां पर बिंदु P पर विवर्तन की स्थिति ज्ञात करने के लिए बिंदु A से BK पर एक लंब डालते हैं AN। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है, समझिएगा आप, अगर ये एंगल थीटा है तो लंब डाल रहे हैं हम, लंब डाल रहे हैं, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल होगा आपका टोटल 90 होगा। तो अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है तो ये एंगल हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वापस कितना हो गया 90, ये वाली लाइन वापस कितनी हो गई 90। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस क्या बन गया, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो लंब डाला आपने, ये लंब इस भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये वाली जो भुजा है ये इसके साथ 90 बना रही है, तो ये कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो अब जब हम पथांतर निकालते हैं, दैट मीन्स डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो A से P तक और B से P तक पहुंचने वाली जो किरणें हैं उनके मध्य हम पथांतर को ज्ञात करते हैं। किन किन के बीच में पथांतर को ज्ञात करते हैं, A से P तक और B से P तक पहुंचने वाली किरणों के मध्य हम पथांतर को ज्ञात करते हैं। तो हम यहां लिखते हैं डेल्टा इक्वल्स टू, ठीक है, पथांतर निकाल रहे हैं हम लोग, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या पथांतर है आपका, BN। क्या पथांतर है आपका, BN। तो अब मुझे BN निकालना है। ये दूरी कितनी है तुम्हारी, A, ये अपन ने कहा ही है कि भाई ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो कितनी है, A। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला हम लगाते हैं यहां साइन थीटा इक्वल्स टू, त्रिभुज ले लेते हैं हम, यहां त्रिभुज कंसिडर कर लेते हैं, त्रिभुज ABN में साइन थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा लोगे तो लंब बटा कर्ण, तो BN अपॉन AB। तो यहां से जब हम BN की वैल्यू निकालते हैं तो BN इक्वल्स टू AB साइन थीटा, तो BN इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है, A, दिस इज A साइन थीटा। तो जो आपका ये BN आया है, ये BN आपका क्या है, पथांतर। ये क्या आ गया आपका, पथांतर। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, यहां पर विवर्तन प्रतिरूप बिंदु P पर प्राप्त करने के लिए पथांतर निकाल लिया, और वो पथांतर कितना है आपका, A साइन थीटा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि बिंदु O के समीप क्या प्राप्त होंगे हमें, निम्निष्ठ। पहले तो कैसे फ्रिंज प्राप्त होंगी, काली। तो हम सबसे पहले द्वितीयक निम्निष्ठ की स्थिति देखते हैं। तो द्वितीयक निम्निष्ठ की स्थिति देखने के लिए देखिए, द्वितीयक निम्निष्ठ देखते हैं। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखनी है कि व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण के अंदर जब आपका पथांतर
एन लैम्डा होता था तो मैक्सिमम माना जाता था, तीव्रता अधिकतम होती थी, और यहां पर अगर आप एन लैम्डा लोगे तो ये मिनिमम माना जाएगा। ध्यान रखना विवर्तन में ये थोड़ा सा कंसीडर करना है हमें यहां पर विवर्तन को देखने के लिए। इसी तरह से व्यतिकरण में जब ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता था तो मिनिमम माना जाता था, और यहां विवर्तन में ये मैक्सिमम माना जाएगा। यानी व्यतिकरण की घटना का इनवर्स हो जाएगा विवर्तन में। जो कंडीशन व्यतिकरण के अंदर मैक्सिमम की थी वो विवर्तन के अंदर मिनिमम की हो जाएगी, और जो व्यतिकरण के अंदर मिनिमम की थी वो विवर्तन के अंदर मैक्सिमम की हो जाएगी। क्लियर है? तो अब हम द्वितीयक निम्ननिष्ठ की बात कर रहे हैं। तो द्वितीयक निम्ननिष्ठ की बात कर रहे हैं तो हमें साफ नजर आ रहा है कि विवर्तन की कंडीशन में हमें पथांतर क्या लेना पड़ेगा मिनिमम के लिए? एन लैम्डा हमें कंसीडर करना पड़ेगा विवर्तन की कंडीशन में। तो हम क्या कहते हैं यहां पर कि यदि पथांतर लैम्डा हो तो, हमने पथांतर क्या किया? लैम्डा मान लिया कि यदि पथांतर लैम्डा हो तो। अब आपने पथांतर लैम्डा ले लिया तो बिंदु P पर तीव्रता कैसी प्राप्त होगी? न्यूनतम। हमने लैम्डा पथांतर ले लिया, लैम्डा पथांतर लेने पर हमने देखा कि बिंदु P पर तीव्रता क्या प्राप्त हो रही है? न्यूनतम। इसका कारण क्या है? तो ये हम समझेंगे। हम क्या करते हैं कि जब हमने लैम्डा पथांतर लिया तो ये जो AB भाग है, AB जो आपकी स्लिट है, इसे दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम को यहां बना देता हूं, AB और ये बीच वाला भाग है C। तो अब मैं इस AB स्लिट को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, AC और CB। तो जब मैं AC और CB में इसको डिवाइड करूंगा और जब लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस स्लिट पर आकर गिरेगा तो इस स्लिट पर आकर गिरने पर वह समान लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में विभक्त हो जाएगा। किसमें विभक्त हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में विभक्त हो जाएगा। यानी लैम्डा बाई 2 का समान पथांतर हमें प्राप्त होगा। और अगर लैम्डा बाई 2 का समान पथांतर हमें प्राप्त होता है तो कंडीशन कैसी बनेगी? देखिएगा कि लैम्डा बाई 2 का मतलब क्या है? लैम्डा बाई 2 का मतलब है कि यहां पर एक प्रकाश लैम्डा बाई 2 को अगर मैं कलांतर में परिवर्तित करता हूं तो phi इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पथांतर, ये होता है फॉर्मूला। तो अब मैं अगर यहां पर लैम्डा बाई 2 रखता हूं तो कितना आ गया? पाई का कलांतर आ गया। दैट मीन्स ऊपर वाली किरण अगर ऐसी होगी तो नीचे वाली किरण कैसी होगी? ऐसी। यानी एक श्रृंग होगा और एक गर्त होगा। जब तो दोनों के अंदर पाई का फेज डिफरेंस आया, भाई लैम्डा बाई 2 में आपने इसको विभक्त कर दिया, तो जब आप इसे लैम्डा बाई 2 में विभक्त करेंगे, किस लिए विभक्त करेंगे? क्योंकि निम्ननिष्ठ निकालने के लिए। ये कंसीडरेशन है, ये मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहां पर कि इस AB को दो भागों में डिवाइड करते हैं। लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पथांतर का लैम्डा पथांतर हम लेते हैं। तो लैम्डा पथांतर क्यों लेते हैं? क्योंकि विवर्तन की कंडीशन में एन लैम्डा को मिनिमम माना जाता है। तो जब हम लैम्डा पथांतर लेते हैं तो बिंदु P पर जो हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है? निम्ननिष्ठ। इसका कारण क्या है कि हम AB को दो भागों AC और CB में डिवाइड कर देते हैं। फलस्वरूप हमें लैम्डा बाई 2 की दो तरंगे प्राप्त होती हैं, जिसके कारण से उनके मध्य कितने का कलांतर आ जाता है? पाई का। यानी एक आपका श्रृंग होता है, एक आपका गर्त होता है, और श्रृंग और गर्त मिलने से जो आपका विवर्तन बनता है, प्रतिरूप बनता है, वो निम्ननिष्ठ बनता है, यानी वो कैंसिल हो जाता है। तो बिंदु P पर आपका अगर लैम्डा पथांतर लेते हैं तो लैम्डा पथांतर की कंडीशन में आपको बिंदु P पर क्या मिलेगा? निम्ननिष्ठ। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपने लैम्डा की जगह सपोज दैट 2 लैम्डा ले लिया। अब 2 लैम्डा ले लिया तो अब आपको इस स्लिट को वही निम्ननिष्ठ प्राप्त करने के लिए इस स्लिट को कितने भागों में डिवाइड करना पड़ेगा? 4 भागों में। 4 भागों में डिवाइड करोगे तो 4 भागों में आपने डिवाइड किया तो 4 भागों में डिवाइड करते ही चारों भागों से लैम्डा बाई 2 प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे निम्ननिष्ठ निकालना है तो मुझे तो उसी के अकॉर्डिंग कंडीशंस बनानी पड़ेगी। तो मैं अगर 2 लैम्डा लेता हूं तो मैं इसे 4 भागों में डिवाइड कर देता हूं। 4 भागों में अगर इसे डिवाइड करूंगा तो हर भाग लैम्डा बाई 2 निकालेगा। लैम्डा बाई 2 निकाला तो एक बना श्रृंग, एक बना गर्त, फिर एक बना श्रृंग, फिर एक बना गर्त। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फिर हमें बिंदु P पर क्या प्राप्त हो जाएगा? निम्ननिष्ठ प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम n वां निम्ननिष्ठ लेते हैं, कौन सा निम्ननिष्ठ लेते हैं? n वां। तो nवें निम्ननिष्ठ की जब हम बात करते हैं तो उस nवें निम्ननिष्ठ के लिए जो डेल्टा है, पथांतर है, वो पथांतर कितना होगा? अब आपका n लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो nवें निम्ननिष्ठ के लिए n लैम्डा इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या बना? A sin
थीटा एन, तो यहां से साइन थीटा एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला निकल के आता है, एन लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो यहां पर n इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको निम्निष्ट प्राप्त होते जाएंगे। तो यहां थीटा n जो है वो nवें निम्निष्ट की दिशा को दर्शाता है। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पर करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम उच्चिष्ट की बात करते हैं। उच्चिष्ट की बात करते हैं तो उच्चिष्ट के लिए आपकी कंडीशन क्या है, विवर्तन में ये व्यतिकरण में क्या होता था, मिनिमम, ये वाली कंडीशन। तो विवर्तन में यही कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम। विवर्तन के अंदर यही कंडीशन क्या होगी आपकी, मैक्सिमम। तो अब मैं यहां पर ये कहता हूं कि सपोज अगर मैं यहां पर n बराबर 1 रखता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे हैं यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर उच्चिष्ट की, जो हम देख रहे हैं द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति। तो द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति, अब द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति में मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं यहां पर कि व्यतिकरण में जब डेल्टा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता था तो विनाशी व्यतिकरण मिलता था। कैसा मिलता था, विनाशी। और विवर्तन में ये वाली जो वैल्यू है ये क्या देगी आपको, उच्चिष्ट, यानी वही व्यतिकरण का उल्टा हो जाएगा। तो अब जब हम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति लेते हैं तो द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति में हम कहते हैं कि यदि पथांतर डेल्टा बराबर n इक्वल्स 1 पुट कर दिया मैंने, कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2 हो। अगर पथांतर क्या हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, तो अब इस ए बी स्लिट को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। 3 भाग तोड़ दिए मैंने, 1 2 3। 3 भागों में जब आपने डिवाइड किया तो अब क्या हुआ, देखो 3 भाग में से लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 बाहर निकला, तो एक श्रंग, एक गर्त, एक श्रंग, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। और एक जो श्रंग था वो श्रंग कहां पहुंच गया, बिंदु पी पर। और बिंदु पी पर पहुंचकर इसने तीव्रता को क्या कर दिया, मैक्सिमम कर दिया। यानी यहां पर क्या प्राप्त हो गया आपको, उच्चिष्ट। इसी तरह से अगर आपने डेल्टा बराबर 5 लैम्डा बाई 2 ले लिया, 5 लैम्डा बाई 2 ले लिया, तो अब आप इस स्लिट को कितने भागों में तोड़ोगे, 5 भागों में। 5 भागों में आपने तोड़ा तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, यानी आपको क्या मिले, 2 श्रंग, 2 गर्त और एक श्रंग एक्स्ट्रा, तो ये कैंसिल हो गए, वापस एक श्रंग बचा, इसने पी पर क्या बना दिया, उच्चिष्ट बना दिया। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहां पर अगर हम n उच्चिष्ट लेते हैं तो n में उच्चिष्ट के लिए हमारी कंडीशन क्या बनेगी, तो n में उच्चिष्ट के लिए हमारी कंडीशन बनेगी a sin थीटा n इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो sin थीटा n इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा 2n+1 लैम्डा बाई 2a। तो ये हमारी द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति हमें इस जगह पर आकर प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब पहले आपकी निम्निष्ट आई थी, निम्निष्ट के बाद में उच्चिष्ट आई, तो जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। दैट मीन द्वितीयक उच्चिष्टों की जो तीव्रता है वो तेजी से क्या होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। क्योंकि स्लिट का केवल तीसरा, पांचवां, सातवां आदि भाग ही इन स्थितियों में योगदान देता है। यानी आप तीसरा भाग कर दो, 3 भाग कर दो, 5 भाग कर दो, 7 भाग कर दो, तो सिर्फ यही आपके विवर्तन के अंदर योगदान देते हैं। बाकी विनाशी व्यतिकरण क्या करते हैं, उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद 7 भागों के बाद में यानी 7 लैम्डा बाई 2 के बाद में अब कौन से व्यतिकरण प्राप्त होंगे, आपको हमेशा विनाशी ही विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होंगे। यहां पर कभी भी संपोषी व्यतिकरण हमेशा निम्निष्ठ ही निम्निष्ठ प्राप्त होंगे, कभी भी उच्चिष्ट प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं एक विवर्तन प्रतिरूप का। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम विवर्तन प्रतिरूप के ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो विवर्तन प्रतिरूप के ग्राफ के लिए सबसे पहले हम यहां पर इस तरह से ये एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये इसका सेंटर पार्ट है, ठीक है, ये इसका सेंटर पार्ट है। हम ग्राफ किस किस के बीच में खींच रहे हैं, हम खींच रहे हैं पथांतर और तीव्रता के बीच में। ये तो है आपका पथांतर, पथांतर क्या है आपका, a sin थीटा,
और तीव्रता। तो हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो पथांतर और तीव्रता के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले मूल बिंदु की बात करते हैं। तो मूल बिंदु O पर, सेंटर पॉइंट O पर जो तीव्रता होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो तीव्रता क्या होगी यहां पर? मैक्सिमम। दैट मीन्स यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति प्राप्त होगी। अब यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने यहां पर पथांतर लिया लैम्डा, फिर हमने लिया 2 लैम्डा, फिर हमने लिया 3 लैम्डा। इसी तरह से यहां हमने पथांतर लिया माइनस लैम्डा, यहां लिया -2 लैम्डा, यहां लिया -3 लैम्डा। ठीक है, इस तरह से हमने पथांतर ले लिए। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि लैम्डा वाली कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होता है? निम्निष्ठ। क्या प्राप्त होता है? निम्निष्ठ। तो यहां से हमने एक इस तरह से ये बनाया, ये उच्चिष्ट की अवस्था है आपकी। ये किसकी अवस्था है? आपकी उच्चिष्ट की। यहां पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। इसके बाद में अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो हम कहते हैं लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में, क्योंकि लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा ये सब निम्निष्ठों को प्रदर्शित करते हैं और इनके मध्य के जो भाग हैं वो भाग उच्चिष्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से लैम्डा से 2 लैम्डा, ठीक है, इसी तरह से ये लैम्डा से 2 लैम्डा। अब जब 2 लैम्डा से आप 3 लैम्डा पे जाओगे तो विवर्तन और कम हो जाएगा, तीव्रता और कम हो जाएगी, दिस वन। तो यहां भी इस तरह से तीव्रता कम हो जाएगी, दिस वन। तो इस तरह से ये ग्राफ आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम ये कहते हैं, अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो इस ग्राफ में हम ये कह रहे हैं कि जो बिंदु O है वो बिंदु O केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। जो हम बात करते हैं पहले, केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को व्यक्त करता है। और जो द्वितीयक उच्चिष्ट हैं, जो द्वितीयक उच्चिष्ट हैं, ये जैसे ये वाला वो 2 निम्निष्ठों के मध्य में प्राप्त होते हैं। द्वितीयक उच्चिष्ट किसके बीच में प्राप्त हो रहे हैं? हमें 2 निम्निष्ठों के मध्य के बीच में प्राप्त होते हैं। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उच्चिष्टों की तीव्रता क्षीण होती हुई चली जाती है। कैसी होती हुई चली जाती है? क्षीण होती हुई चली जाती है। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता है I0, जो आपकी जो सेंटर जो ये है आपका उच्चिष्ट है, इस सेंटर उच्चिष्ट की तीव्रता मैंने क्या मान ली? I0 मैक्सिमम। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट जो होगा, ये प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट ये वाला, तो इसकी तीव्रता कितनी कम हो गई? I0/3। कितनी कम हो गई? I0/3। ठीक है, और यहां पर उच्चिष्ट की तीव्रता अगर हम बात करते हैं, जैसे द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता की अगर हम बात करें तो द्वितीयक उच्चिष्ट कहां प्राप्त होगा आपका? एक सेकेंड, ये होगी I0/9। तीव्रता कितनी होगी? कम हो गई आपकी I0/9। अब अगर हम किसकी बात करते हैं? द्वितीयक उच्चिष्ट की। ये तो आपका प्रथम उच्चिष्ट था। कौन सा था? ये तो आपका प्रथम उच्चिष्ट, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता थी आपकी। प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी मिली आपको? I0/9। अब तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता कितनी होगी? I0/25। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तीव्रता का मान लगातार क्या होता रहेगा? तेजी से कम होता रहेगा। जैसे तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट पे चले जाओगे तो तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता क्या हो जाएगी? I0/49। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया आपका प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट कितना हुआ? देखो हम क्या लिखते थे यहां पर? 2n+1 λ/2। तो यहां पर आपने n=1 पुट किया तो 3 λ/2। तो यानी ये जो 3 है, ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या मैग्नीट्यूड को। और तीव्रता हमेशा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तीव्रता हमेशा किसके बराबर होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। व्यतिकरण में पढ़ाया है मैंने आपको। तो यहां पर ये जो 3 है ये I समानुपाती 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये 9 टाइम कम हो गई। अब आपने n=2 लिया, द्वितीयक उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट, तो n=2 लिया तो 2 × 2 + 1 कितना आ गया? 5। तो वापस तीव्रता क्या हो जाएगी? 5 का स्क्वायर यानी 25 कम हो गई। अब आपने तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट लिया तो ये 3 दूनी 6, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तो इस तरह से जो तीव्रता है वो लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की बात करते हैं कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट हमें मिल रहा है ये वाला भाग, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? ये चौड़ाई हमें निकालनी है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो इसको हमें समझना है यहां पर। तो हम ये कहते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के जो दोनों ओर हैं, अगर हम यहां पर ध्यान दें
तो ये लैम्डा और ये लैम्डा दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर क्या है? प्रथम निम्निष्ठ है। ठीक है, तो दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के मध्य की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर स्थित प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि जो बिंदु P था, अगर बिंदु P पर प्रथम निम्निष्ठ स्थित है तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या था? लैम्डा। प्रथम निम्निष्ठ के लिए पथांतर क्या लिया था अपन ने? लैम्डा। तो a sin θ1 इक्वल्स टू लैम्डा, क्योंकि प्रथम निम्निष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो θ1 की जगह सिंपल हम थीटा ले लेते हैं, तो sin θ इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा बाय a। ठीक है, और हम अगर ये कहते हैं कि अगर थीटा मान लीजिए अल्प है तो sin θ अप्रॉक्स इक्वल्स टू tan θ अप्रॉक्स इक्वल्स टू थीटा, यही होगा। ठीक है, और sin θ अप्रॉक्स इक्वल्स टू tan θ अगर ये है तो यहां पर जो tan θ की वैल्यू आती है वो tan θ की वैल्यू क्या होगी? देखो जो हमने चित्र बनाया था उस चित्र में आपकी O से P तक की डिस्टेंस है x। कितनी है O से P तक की डिस्टेंस? डायग्राम देखिए आप, O से P तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? x। ठीक है, और ये यहां से C पॉइंट से ये एंगल बन रहा है थीटा। तो यहां पर अगर मैं tan θ निकालता हूं तो tan θ इक्वल्स होगा लंब, और यहां से यहां तक की दूरी, पर्दे की दूरी क्या होगी? d। तो x बाय d। ठीक है, ये दूरी कितनी मानी अपन ने? d। जो पर्दे की दूरी है वो है d। तो x बाय d इक्वल्स टू क्या हो गया? लैम्डा बाय a। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कोणीय चौड़ाई हमें निकालनी है, तो कोणीय चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि प्रथम कोणीय चौड़ाई किसे कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर स्थित प्रथम निम्निष्ठों के मध्य की दूरी केंद्रीय चौड़ाई कहलाती है। प्रथम निम्निष्ठ की कंडीशन में sin θ इक्वल्स लैम्डा होता है, sin θ इक्वल्स लैम्डा बाय a हो गया। अगर कोण थीटा अल्प है तो sin θ बराबर tan θ हो गया। डायग्राम से जब हम tan θ की वैल्यू निकालते हैं तो आता है लंब बटे आधार, दैट मीन्स x बाय d। तो x बाय d इक्वल्स टू क्या हो गया आपका? लैम्डा बाय a। यही हो गया। ठीक है, तो ये यहां पर अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है, तो चौड़ाई क्या है यहां? अगर इसकी बात करें हम तो ये अर्धरेखीय अर्ध चौड़ाई है और ये भी अर्ध चौड़ाई है। भाई P बिंदु की जो बात कर रहे हो आप, O से P एक साइड ही तो है, इधर भी तो होनी चाहिए ना, तभी तो टोटल चौड़ाई निकलेगी। तो ये तो आपकी अर्ध चौड़ाई हुई। भाई O के दोनों ओर जो निम्निष्ठ आएंगे उनके बीच की दूरी तो आप फ्रिंज चौड़ाई उसकी उच्चिष्ट की चौड़ाई कहोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की। तो अगर आप सिर्फ यहां से यहां देख रहे हो तो ये तो सिर्फ अर्ध चौड़ाई हुई। तो यहां पर हम ये कहते हैं अर्ध रेखीय चौड़ाई। तो अर्ध रेखीय चौड़ाई कितनी है आपकी? x इक्वल्स टू ये आया आपका लैम्डा डी बाय ए। x इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय ए, ये आपकी क्या आ गई? अर्ध चौड़ाई। तो अब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी हो गई? दोनों का डबल। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, तो अब x इधर है तो x ही इधर होगा, दैट मीन्स ये टोटल 2x हो गया। तो बीटा बराबर क्या हो गया? 2x, दैट इज 2 लैम्डा डी बाय ए। ठीक है, तो अगर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं, ये तो सिंपल रेखीय चौड़ाई आई है। अगर हम कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं तो कोणीय चौड़ाई थीटा के रूप में आ जाएगी। भाई लीनियर अगर x के रूप में आई है तो कोणीय चौड़ाई थीटा के रूप में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो चाप तो हो गया तुम्हारा 2x, चाप तो कितना हो गया तुम्हारा? 2x, और त्रिज्या कितनी हो गई बीच की? d। चाप तो हो गया 2x और त्रिज्या कितनी हो गई? d। तो 2x बाय d, तो 2x की वैल्यू कितनी है? 2 लैम्डा d बाय a अपॉन d। तो d से d कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 लैम्डा बाय a। तो ये क्या आ गई आपकी? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो ये तो आपकी रेखीय चौड़ाई है और ये आपकी कोणीय चौड़ाई। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि व्यतिकरण और विवर्तन के अंदर जो कंडीशंस चलती हैं वो इनवर्स कंडीशंस चलती है। वहां जो तीव्रता अधिकतम थी जिस कंडीशन में, वो यहां न्यूनतम प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट हम यहां पर लेते हैं कि अगर मान लीजिए प्रकाश का जो स्रोत हम ले रहे हैं, अगर वो स्रोत श्वेत प्रकाश का स्रोत है, तो जो विवर्तन प्रतिरूप हमें प्राप्त होंगे वो रंगीन प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? रंगीन। लेकिन जो केंद्रीय भाग प्राप्त होगा वो केंद्रीय भाग हमेशा हमें कैसा प्राप्त होगा? श्वेत ही प्राप्त होगा। श्वेत क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि वहां पथांतर शून्य होता है, कलांतर शून्य होता है, यानी वहां पर सातों रंग मिलकर वहां पर श्वेत
फ्रिंज बना देते हैं। तो केंद्रीय भाग हमेशा हमें कैसा प्राप्त होगा, श्वेत, और केंद्रीय भाग के अलावा जो अन्य फ्रिंजें होंगी वो हमें रंगीन प्राप्त होंगी। अब हम जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई किसके समानुपाती होती है, लैम्डा के। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई कम होगी। तो लाल रंग के लिए जो विवर्तन फ्रिंज बढ़ेगी उसकी चौड़ाई अधिक होगी, और बैंगनी रंग के लिए जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो कम होगी। तो ये आपका फ्रॉनहोफर का एकल स्लिट विवर्तन था। पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।